हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमारे जो प्रीवियस जो हमारे 4 टॉपिक रहे, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हो गया, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है। अब वो जो हमारा टॉपिक है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आइए करते हैं स्टार्ट। जो हमारा ये फिफ्थ टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, ये आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक जो किसके अंदर आता है, पार्ट 1 के अंदर आता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। ठीक है, ये किससे डील करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आइए करते हैं स्टार्ट। यूनियन ऑफ स्टेट्स। Union of States. Article 1st describe India, that is Bharat, as a union of state rather than federation of the state. This provisions deals with the two things. One, name of the country and second, type of the polity. जो हमारा आर्टिकल फर्स्ट है ये दो चीजें बताता है। क्या क्या बताता है, एक तो जो हमारी कंट्री है उसका नेम क्या है और सेकंड क्या बताता है, उसकी पॉलिटी क्या है। There was no unanimity in the Constitution Assembly with regard to the name of the country. Some members suggested the traditional name Bharat, while the other advocated modern name India. Hence, Constitution Assembly has adopted a mix of both India, that is भारत। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने ये आया कि हमें हमारी कंट्री का नेम क्या रखना है, तो कुछ ने सजेस्ट किया कि हम उनका ट्रेडिशनल नेम रखते हैं जैसे कि भारत है, और कुछ ने क्या सजेस्ट किया कि हम हमारा मॉडर्न नेम रखते हैं, कौन सा, इंडिया। तो फिर सबने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या डिसाइड हुआ कि हम बुद्धा वाला पाथ, बीच वाला पाथ फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके अंदर क्या डिसाइड किया कि हम दोनों ही नाम ले लेते हैं। तो क्या डिसाइड किया गया, हमारे आर्टिकल फर्स्ट में क्या रखेंगे हम, इंडिया, दैट इज भारत। Secondly, the country is described as a union, although its constitution is federal in structure. जो हमारी कंट्री है उसको क्या डिस्क्राइब किया गया है, यूनियन। माना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल है स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन जो हमारी कंट्री क्या है वो है यूनियन। फिर आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर द फ्रेज यूनियन ऑफ द स्टेट्स हैज बीन प्रेफर्ड टू द फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स फॉर द टू रीजन। जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, उन्होंने कौन सा फ्रेज यूज किया, यूनियन ऑफ स्टेट एज कंपेयर टू द फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। इसको चूज करने के दो रीजन थे, कौन से थे, देखिए। फर्स्ट रीजन कौन सा बताया गया है यहाँ पे, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। देखिए, जो यूएसए का फेडरेशन था, जो यूएसए का फेडरेशन था वो कैसे था, सारी अलग अलग स्टेट ने मिलके क्या बनाया था, एक पूरा यूएसए बनाया था। ये यूएसए का फेडरेशन था। लेकिन इंडिया का में क्या था, इंडिया का फेडरेशन कैसे था, पूरा एक यूनियन था और उसको छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। ना कि ऐसे कि कोई स्टेट आके, सारी स्टेट आके मिली हों जैसे यूएसए में एक यूनियन बनाया था, ऐसे नहीं था। लेकिन इंडिया का क्या था, एक पूरा यूनियन था जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव के पर्पज से क्या किया गया था, उसको स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। देखिए आगे, सेकंड रीजन क्या था, फर्स्ट तो यही था कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूएसए की तरह नहीं है। सेकंड क्या है, द स्टेट हैज नो राइट टू सेसेड फ्रॉम द फेडरेशन। द फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज इंडिस्ट्रक्टेबल। तो ये सेकंड क्या कहता है, स्टेट के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो हमारे इंडिया से क्या चली जाए, बाहर चली जाए, कोई भी बाहर नहीं जा सकते हमारे फेडरेशन से। द फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज इंडिस्ट्रक्टेबल। जैसे हमारा क्या था, हमारा जो इंडिया का जो फेडरल था, मैंने आपको बताया था वो क्या था, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। कि हमारा यूनियन है वो डिस्ट्रक्टेबल नहीं होगा, उसको हम नहीं तोड़ सकते यूनियन को। लेकिन हमारा जो स्टेट है वो डिस्ट्रक्टेबल है, हम किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इन दो रीजन की वजह से बी आर अम्बेडकर ने क्या चूज किया था, हमारा यूनियन ऑफ द स्टेट एज कंपेयर टू द फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। आगे देखिए, According to Article 1st, the territory of India can be classified into three categories। जो हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया है, जो आर्टिकल फर्स्ट के अंदर हमारी जो टर्म है टेरिटरी ऑफ द इंडिया, उसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं, टेरिटरी ऑफ द स्टेट आएगी, देखिए कौन सी आई है,
टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स आई है, यूनियन टेरिटरीज आई हैं, टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, जो हमारी इंडिया की टेरिटरीज हैं वो आएंगी, यूटी आएंगी हमारी, और थर्ड कौन सी आएगी टेरिटरी जो हम बाहर से ऑक्यूपाई करते हैं, एक्वायर कर लिया हमने। द नेम ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट्स आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल कौन सा है ये, फर्स्ट शेड्यूल में, और पार्ट कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी फर्स्ट है, और आर्टिकल कौन सा है, फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। एट present there are 28 states and 9 UT. The provisions of the constitution pertaining to the states are applicable to all the states in the same manner. सब स्टेट के ऊपर सेम अप्लाई होता है कुछ, लेकिन कुछ स्टेट्स के पास क्या है, स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन कौन से के पास है, देखिए, जो किसके अंदर आता है, हमारा इस पार्ट के अंदर है 21 के अंदर। एप्लीकेबल टू द स्टेट्स ऑफ द, महाराष्ट्र के पास है अलग से, गुजरात के पास है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका ओवरराइड द जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू द स्टेट्स एज अ क्लास, इनके ऊपर अलग से लगता है। फर्दर द फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल कंटेन सेपरेट प्रोविजंस, जो हमारे फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के अंदर अलग से स्टेट्स आती हैं हमारे, उनके लिए अलग से प्रोविजन है। देखिए, रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उसके अंदर हमारे ट्राइबल एरियाज भी हैं। नोटेबल द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ द इंडिया। हमारा जो यूनियन ऑफ द इंडिया है, जो हमारा यूनियन ऑफ इंडिया है, इसके अंदर तो कौन से आएंगे, सिर्फ स्टेट्स आएंगी, और जो हमारी टेरिटरी है, टेरिटरी ऑफ इंडिया है, उसके अंदर थ्री टर्म्स आएंगे, अभी जैसे मैंने आपको बताई थी। थ्री कौन सी है, उसके अंदर स्टेट्स आएंगी, यूटीज आएंगी, और ऐसी कोई टेरिटरी जो हमने एक्वायर की है, ठीक है, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो हम क्या देखते हैं, जो टेरिटरी क्या है, एक वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू द यूनियन ऑफ इंडिया, यही लिखा गया है यहाँ पे देखें। Notable, the territory of India is a wider expression than the Union of the India because the latter includes only states while the former includes not only the states but also union territories and territories that may be acquired by government of India at any future time. The states are members of the federal system and share a distribution of powers with the center. The union territories एंड द एक्वायर्ड टेरिटरीज ऑन द अदर हैंड आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे हमारी यूटी है वो कौन, उसके अंदर सेंट्रल का डायरेक्ट रूल होता है। Being a sovereign state, India can acquire foreign territories according to the modes recognized by international law. हमारी जो इंडिया है वो क्या एक सोवरन है, जैसे मैंने आपको बताई थी। तो हमारी जो इंडिया है वो क्या कर सकते हैं, बाहर की टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, किस किस से, क्या बताया गया, फर्स्ट क्या है, सिटीजन। इसके अंदर क्या होगा, अगर कोई बाहर की कंट्री हमें कोई भी चीज़ ट्रीटी हो जाए या फिर कुछ हमें गिफ्ट में दे दे, लीज पे दे दे, और प्लेबिसाइट हो जाएगा जो एक रेफरेंडम की तरह होता है, तो इसके अंदर ये आता है हमारे सिटीजन के अंदर, जिससे कोई टेरिटरी हमारी जो इंडिया है वो ऑक्यूपाई करेगी। सेकंड क्या है, ऑक्यूपेशन, जो क्या आ जाएगा, जैसे कोई भी ट्रीटी, कोई भी टेरिटरी है, उसको कोई रिकॉग्नाइज्ड रूलर नहीं है उसका, ठीक है, तो वो इंडिया अगर उसको अपने पास मिलाना चाहे तो मिला सकती है। फिर आगे थर्ड क्या आता है, वो है आपका कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन, कि आप लड़ाई में भी जीत सकते हैं उसको, वो भी अपने इंडिया के अंडर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक्वायर्ड सेवरल फॉरेन टेरिटरी सच एज दादरा एंड नगर हवेली, गोवा लिया था हमने, दमन एंड दीव लिया था, पुडुचेरी था, सिक्किम था। सिंस कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एक्विजिशन ऑफ दिस टेरिटरीज आर डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर। फिर यह हो गया आपका आर्टिकल फर्स्ट, जो किस किस से डील करता है, हमारा नेम ऑफ द कंट्री से, और सेकंड उसकी पॉलिटी कौन सी है। अब है आर्टिकल सेकंड। Article 2nd empowers the Parliament to admit into the Union of the India or to establish a new states on such terms and conditions that it fits। जो आर्टिकल 2 है वो पार्लियामेंट को कुछ पावर देता है, कौन से पावर देता है, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, कोई भी स्टेट बनी हुई है वो हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर मिला ले, ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड क्या बताता है ये, द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, कोई न्यू स्टेट भी बना सकता है। The first refers to the admission of the states which are already in existence, while the second refers to the establishment of the states which were not in the existence before। तो फर्स्ट में क्या है, वो एग्जिस्टेंस में कोई भी स्टेट है
वो पहले से मानी गई है तो वो यूनियन ऑफ इंडिया में मिला सकते हैं। सेकंड जो है आपकी, वो नई स्टेट बना सकता है जो पहले नहीं बनी हुई है। फिर आपका आता है आर्टिकल नंबर 3, ऑन द अदर हैंड रिलेट्स टू द फॉर्मेशन और चेंजेस ऑफ इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 2 क्या था, वो स्टेट न्यू बनाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 3 क्या है, एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर चेंजेस करना। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट इंटरसी ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 3 में क्या है, जो हमारी जो स्टेट्स हैं वो पहले से बनी हुई हैं, वो अंदर की स्टेट्स के साथ करेगा। आगे देखिए, पार्लियामेंट पावर टू रिकॉग्नाइज द स्टेट। आर्टिकल 3 ऑथराइजेज द पार्लियामेंट। जो हमारा आर्टिकल 3 है, ये पार्लियामेंट को और कौन सी पावर देता है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और यूनाइटिंग टू और द मोर स्टेट्स और द parts of the states और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। कि वो जो है हमारी जो पार्लियामेंट है वो एक नई स्टेट बना सकती है, बाय किसी भी दो स्टेट को मिला सकती है, ठीक है। पार्ट ऑफ द स्टेट्स बाय यूनाइट कर सकती है उनको, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है, किसी भी स्टेट का एरिया कम कर सकती है, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्री चेंज कर सकती है, नेम ऑफ द कंट्री चेंज कर सकती है। हाउएवर आर्टिकल 3 लेज डाउन टू कंडीशन इन दिस रिगार्ड। दो कंडीशन है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। कौन से देखिए, फर्स्ट क्या है, वो बिल जो है कंटेम्प्टिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विद द प्राइम रिकॉग्निशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 3 के अंडर जो पार्लियामेंट को जो पावर दी गई है उसके लिए दो कंडीशन है। दो कौन से, फर्स्ट क्या है, जो बिल आएगा इसमें स्टेट में चेंजेस करने के लिए वो किसके रिकमेंडेशन पे आना चाहिए, वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे आना चाहिए। आगे देखिए, सेकंड कौन सी है, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग द व्यूज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। कि हमें ना उस स्टेट के लेजिस्लेचर से, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उस स्टेट की जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, हमें उनसे भी रिकमेंडेशंस लेनी है। फर्दर द पावर टू द ऑफ द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स इंक्लूड द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बना सकती है, यूटी बना सकती है बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, और यूटी ऑफ एनी अदर स्टेट और द यूटी बना सकती है, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो सेकंड कंडीशन थी कि स्टेट लेजिस्लेचर से पूछना पड़ेगा, तो उसका जो व्यू होगा स्टेट लेजिस्लेचर का वो कंपलसरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको मानेगा, ये कंपलसरी नहीं है। एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। आगे देखिए, further, the power of the parliament to form new states includes the power to form a new state UT हो गया आपका. The president is not bound by the views of the state legislature and may either accept or reject them. Even if the views are received in time, further it is not necessary to make the fresh reference to the state legislature even every time an amendment to the bill is moved and accepted in the parliament. वो बिल क्या होगा, पास होगा पार्लियामेंट में. In the case of the UT, no reference need to be made to be concerned legislature to ascertain its views, and the Parliament can itself any action and deems it fit. It is thus clear the Constitution authorities the Parliament to form a new states or alter the areas, boundaries, names of the existing states without their consent. मतलब स्टेट की बिना मर्जी के ही हमारी जो पार्लियामेंट है ये सब कुछ चेंज कर सकती है. In other words, the Parliament can redraw पॉलिटिकल मैप अकॉर्डिंग टू इट्स विल. जो पार्लियामेंट जैसे चाहे हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप बना सकती है. Hence, the territory integrity or continued existence of any state is not guaranteed by the constitution. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें डायरेक्टली नहीं बताता है कि आपकी इंटीग्रिटी होगी या फिर कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट, कि मतलब आपकी ये स्टेट है तो ये इतनी ही रहेगी. हमारी जो पार्लियामेंट है वो कभी भी उसकी बाउंड्रीज चेंज कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है, उसको कम कर सकती है, उस स्टेट का नेम चेंज कर सकती है. Therefore, India is rightly described as indestructible union of destructible states. The union government can destroy the states whereas the states government cannot destroy the union. जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है स्टेट को, लेकिन ये नहीं है कि स्टेट क्या है डिस्ट्रॉय कर दे हमारी यूनियन को. इसलिए ही बोला गया है ये इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. इन यूएसए ऑन द अदर हैंड,
On the other hand, territory integrity और continued existence of a state is guaranteed by the constitution. वहाँ पे क्या है, यूएसए के फेडरेशन में क्या है, ये guaranteed है constitution के through. The American federal government cannot form new states or alter the borders of the existing states without the consent of the states concerned. That is why USA is described as the indestructible union of the indestructible state. जो यूएसए में किसी भी स्टेट की अगर कोई बाउंड्रीज वगैरह चेंज करनी है तो वो उस स्टेट के परमिशन के बिना नहीं होगा, लेकिन इंडिया में वो ये जो डिसीजन है स्टेट का, जो स्टेट का व्यू है, ये बाउंड नहीं है हमारे प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट के ऊपर, लेकिन यूएसए में क्या है, ये बाउंडिंग है। तो इसलिए यूएसए के लिए क्या बोला गया है, एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ द इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, वेयर एज इंडिया का क्या था, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। मोर ओवर फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 4 आता है, इट सेल्फ डिक्लेयर्स दैट लॉज मेड। अब आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ क्या है ये। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो ये हम जो पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है हमारे, ठीक है, पावर कौन से की मतलब कोई भी नई जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग जो दी है, इसके लिए जो बिल पास होगा हमारी पार्लियामेंट में वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो किससे पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से होगा। जैसे मैंने आपको बताया था आर्टिकल 368 में कौन सी थी, दो टाइप की मेजोरिटी थी, स्पेशल मेजोरिटी थी जो सिर्फ पार्लियामेंट में पास होगी, और दूसरी कौन सी थी, जो पार्लियामेंट में भी पास होगी और स्टेट से भी पास होनी चाहिए, हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो है किससे पास होगा, हमारा सिंपल मेजोरिटी से। Moreover, the Constitution, Article 4 itself declares that laws made for the admission or establishment of new states under Article 2 and the formation of new states and alteration of area, boundaries and names of the existing states under Article 3 are not to be considered as the amendment of the Constitution under Article 368 के अंदर ये नहीं आएगा. This means that such laws can be passed by a simple majority or the ordinary legislature. जैसे हमारे ऑर्डिनरी लॉज पास होते हैं सिंपल मेजोरिटी से, वैसे ही हमारे जो ये न्यू स्टेट बनेगी या फिर कुछ भी उसके अंदर चेंजेस करने हैं वो किससे होंगे, सिंपल मेजोरिटी से. Does the power of the parliament to diminish the area of a state under Article 3 includes also the power to cede Indian territories to foreign country? This question came up to the examination before Supreme Court. जैसे आर्टिकल 3 था, आर्टिकल 3 के अंदर क्या था कि हम जो हमारी स्टेट का है वो एरिया कम कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि जैसे आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट का जो है वो हम एरिया चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. तो क्या ये भी इंक्लूड करता है कि हम हमारी जो कंट्री की कोई भी स्टेट है उसका कुछ पार्ट तोड़कर हम किसी फॉरेन टेरिटरी को दे दें? तो ये क्वेश्चन आया हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने इन 1960, जो किस में आया था, बेरुवारी केस में. द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीड अ पार्ट ऑफ अ टेरिटरी नोन एज बेरुवारी यूनियन, जो वेस्ट बंगाल में है, to Pakistan led to the political agitation and controversy and thereby necessitated the presidential reference. The Supreme Court held that power to Parliament to diminish the area of the state, कि वो जो स्टेट का एरिया कम कर सकती है अंडर आर्टिकल 3, डज नॉट कवर द इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री. तो जो 1960 में जो ये क्वेश्चन आया था हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग जो हम स्टेट का डिमिनिश एरिया कर सकते हैं, क्या जो ये आर्टिकल 3 है क्या ये इंक्लूड करता है कि हमारी स्टेट का कुछ पार्ट तोड़कर हम किसी फॉरेन टेरिटरी को दे दें, फॉरेन कंट्री को दे दें? तो ये क्वेश्चन आया था. तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट 1960 का जो बेरुवारी यूनियन केस था उसके अंदर क्या कहता है कि जो हमारा ये आर्टिकल 3 है ये इंक्लूड नहीं करता है. आर्टिकल 3 डज नॉट इंक्लूड दिस. ठीक है, तो फिर इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा. तो इसलिए क्या हुआ था, जो ये आर्टिकल किस में है, ये देखिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1960 में. ठीक है, जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है कुछ टेरिटरी पाकिस्तान को. देखिए 1960 में बेरुवारी केस आया था. बेरुवारी केस, इसमें क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा इंडिया है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये
ईस्ट पाकिस्तान है, इस साइड क्या था, वेस्ट पाकिस्तान था। तो हमने क्या देखा, जो ये हमारा आज का जो बांग्लादेश है, इसमें क्या है, उस टाइम पे जो रेड क्लिफ ने जो बाउंड्रीज बनाई थी हमारी, जो इंडिया की और पाकिस्तान की, तो उस टाइम पे क्या था, कुछ ऐसा रीजन था इंडिया का जो किस में जाना था, वो ईस्ट पाकिस्तान में जाना था, और कुछ जो ऐसा रीजन जो बांग्लादेश में जो हम आज देखते हैं, ठीक है, वो जो उस टाइम पे जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था, तो कुछ रीजन जो वहाँ पे उन्होंने कर दिया, जो बाउंड्री डिस्प्यूट में सॉल्व नहीं हो पाया था, वो हमारे इंडिया का पार्ट होना था। तो ये एक डिस्प्यूट बन गया, ठीक है, तो फिर ये जाना चेंज करना था, ये बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करना था। तो यही क्वेश्चन चला गया था हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसलिए 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। एक्सचेंज ऑफ द टेरिटरीज विद द बांग्लादेश, ये वही चीज था, आप एक बार इसको रीड कर लेना। फिर उसके बाद कुछ चेंजेस हुए, उसके बाद क्या हुआ देखिए, एक बार आप इसको रीड इट आउट कर लेंगे ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या कहा कि ऑन मई 16 1974 द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश कंसर्निंग द demarcation of the land boundaries are related matters was signed between both the countries to find a solution। तो फिर ये मैंने आपको बता दिया डिटेल में। फिर आगे जो आपका ये है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। कुछ सजेशन हो आप दे देना कमेंट सेक्शन में, कुछ डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो, और डिसलाइक करो तो उसका रीज़न बता देना ताकि इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।